Good morning to all. My name is Reena Dhurve. I am studying class 12 in biology group. My school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School, Ambikapur. Today's my topic is fruit flotation method. इसका हिंदी मीनिंग होता है झाग या फेन उत्प्लावन विधि। इसमें दो स्टेप जो है वो मुख्य होते हैं, तो इसमें से मैं एक बताऊंगी और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि मिलेगा। ओके, टुडेज माय टॉपिक इज धातु कर्म या धातु निष्कर्षण। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो धातु है उसको किसी अयस्क से प्राप्त करने का जो संपूर्ण विधि होता है या जो क्रिया होता है उसे हम धातु कर्म कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं हम लोग। किसी धातु को उसके जो अयस्क होता है उसके मतलब किसी भी अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसे हम धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म या फिर धातु निष्कर्षण। अब हम लोग तो जान लिए कि मतलब किसी धातु को उसके किसी अयस्क से प्राप्त करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे धातु कर्म कहते हैं। तो उस टाइप में जैसे धातु को प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त प्रक्रिया होती है उसमें वो क्या क्या आता है। सबसे पहले है कुछ मुख्य बिंदु होते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले है अयस्क की प्रकृति, और सेकंड है धातु के गुण, धातु के गुण हो गए, और उसकी स्थानीय परिस्थिति, और उसकी जो है वो है स्थानीय परिस्थिति। ये सब जो है उस पर निर्भर करती हैं कि अयस्क कौन से प्रकार के है, कौन सा प्रकृति का है, उसका क्या गुण है, वो कौन से मतलब स्थानीय जो परिस्थिति है उस पर कहाँ पे है, इस टाइप के जो प्रयुक्त प्रक्रियाएं हैं उस पर जो है वो निर्भर करती हैं। इसके बाद का जो स्टेप है वो है अयस्क को तोड़ना या फिर पीसना। अयस्क को तोड़ना या फिर पीसना ये लिख चुके हम लोग। तो जो खदान होते हैं, ठीक है, उसे जो हम लोग अगर अयस्क का खनन करते हैं उसमें जो अयस्क होते हैं वो छोटे बड़े टुकड़ों में पाए जाते हैं। तो उसको आसानी से और संपन्न करने के लिए जो अयस्क होता है उसको पीसा जाता है, उसका चूर्ण बनाया जाता है। तो इसको लिख लेते हैं। खनन से प्राप्त अयस्क जो है वो छोटे बड़े टुकड़ों में प्राप्त होते हैं। तो
आसानी से धातु प्राप्त करने के लिए इसे जो है वो पीसा जाता है। तो इसे जो है वो पीसने के लिए कुछ मशीनों का है उपयोग किया जाता है, जैसे क्रशर हो गया और स्टाम्प मिल, ये सब का उपयोग किया जाता है। क्रशर तथा स्टाम्प मिल, इसका उपयोग किया जाता है। जब ये अयस्क को हम लोग जब पीसते हैं तो उसका जो चूर्ण होता है उसको एक चलनी से चालते हैं। फिर उसके बाद का जो ये सब जो क्रिया होता है, उसको छानने का जो क्रिया होता है उसको क्रशिंग कहते हैं। ओके, तो अब इसका जो सेकेंड स्टेप है वो है अयस्कों का सांद्रण। तो इसमें जो होते हैं अयस्कों में जो है वो होते हैं मिट्टी, बालू, मिट्टी होता है, बालू, कंकड़, पत्थर और जो अन्य अनुपयोगी सिलिकेट्स जो होते हैं, ये सब जो होते हैं अयस्क में मिले रहते हैं। जब हम लोग उसको खनन से जब प्राप्त करते हैं, तब खदान से जब उसे प्राप्त करते हैं तब उसमें मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर और जो अन्य अनुपयोगी जो सिलिकेट होते हैं वो सब जो है वो इसमें उपस्थित होते हैं। तो अयस्क से इन सब अशुद्धियों को दूर करने का जो क्रिया होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करने की संपूर्ण प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों के जो सांद्रण की विधि होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला है द्रवीय धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सेकंड है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा है फेन या झाग प्लावन विधि। चौथा है निच्छालन विधि।
पांचवा है द्रवीकरण विधि। ये जो है वो 5 प्रकार के हैं। तो मैं आज आप लोग को फेन या झाग उत्प्लावन विधि के बारे में समझाऊंगी। फेन या झाग उत्प्लावन विधि, इस विधि में जो है वो सल्फाइड अयस्क जैसे सल्फाइड अयस्कों जैसे कि कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये जो होते हैं ये सब का जो है वो सांद्रण होता है। और ये जो सिद्धांत है वो जो है वो भीगने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस विधि में क्या होता है कि जो अयस्क का चूर्ण होता है उसका जो है निलंबन बनाकर उसमें संग्राही तथा फेन स्थायी कारक मिला देते हैं। मतलब उसमें जो है वो तेल, मैं आपको संग्रही के बारे में बता देती हूँ कि जैसे सल्फाइड है वो तेल, मतलब तेल जो है वो एक संग्रहण हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे संग्रही के रूप में चीड़ का तेल, और यूकेलिप्टस का तेल, ये जो तेल होते हैं वो जो है वो पानी में भीगने की क्षमता इनमें नहीं होती है और इस ना भीगने की क्षमता को ये और बढ़ा देते हैं। अभी मैं आप लोग को इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये रहा हम लोग का फेन या झाग उत्प्लावन का स्ट्रक्चर। जब सल्फाइड अयस्क को तेल तथा जो जल होता है उसमें मिश्रित करके डालते हैं तब जो सल्फाइड अयस्क में जो अशुद्धियाँ ये सब जो मिली होती हैं वो तेल की तुलना में शीघ्र जो है वो भीगते हैं। मतलब जो तेल होता है वो भीग नहीं पाता है। इसको दिखा देती हूँ। जब सल्फाइड अयस्क जो होता है उसमें जो सल्फाइड अयस्क है, जब सल्फाइड अयस्क को तेल और जल का जो मिश्रण होता है उसमें डालते हैं तब तो जो सल्फाइड अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं उसकी तुलना में जो तेल होती हैं वो जो है जल्दी भीगते हैं और जो तेल होते हैं वो लोग जल्दी नहीं भीग पाते हैं। और इसकी आगे बता दूं कि जो सल्फाइड अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं वो सल्फाइड अयस्कों की तुलना में जल द्वारा शीघ्र भीगती हैं। तो सल्फाइड अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ वो सल्फाइड वो जो है सल्फाइड अयस्कों की तुलना में जो सल्फाइड अयस्कों की तुलना में जल में शीघ्र भीगती हैं।
देखिए, जो सल्फाइड अयस्कों में जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं वो सल्फाइड अयस्कों की तुलना में जल में जो है वो अधिक शीघ्रता से मतलब भीगती हैं। और इसी प्रकार जब तेल और जो क्या बोलते हैं, इसी प्रकार तेल और जो जल में बने हुए सल्फाइड अयस्कों का, ये सल्फाइड अयस्कों का जो मिश्रण है, इसमें वायु जब प्रवाहित करते हैं, वायु जो है वो जब प्रवाहित करते हैं तब जो सल्फाइड अयस्क का जो कण होता है वो जो झाग बनकर ऊपर जो है ऊपर आ जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये रही अशुद्धियाँ, ये जो हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो ये जो विधियाँ होती हैं, इस पूरी विधि को, ये जो है वो अशुद्धि होती है, इसमें अशुद्धियाँ होती हैं ये। और ये जो जितनी विधि होती है इसे झाग उत्प्लावन विधि कहते हैं। तो इसे एक बार और बता देती हूँ कि जो सल्फाइड अयस्क, तेल और जल का जो ये मिश्रण होता है, इसमें जब वायु प्रवाहित किया जाता है तब ये जो इसमें जब वायु प्रवाहित करते हैं तब सल्फाइड अयस्क का जो कण होता है, वो झाग बनकर ऊपर आ जाता है, वो ऊपर आ जाता है झाग बनकर, इधर ऊपर आ जाएगा झाग बनकर, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाएंगी इस प्रकार से।